हेलो एवरीवन, एक बार सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। तो आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। तो आज हम अपना जो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से जो हमारे पाठ का सार चल रहा था, आज उसका एक नया टॉपिक, नया लेसन लेकर आई हूँ मैं। नए इलाके में खुशबू रचते हाथ, ये 2 कविताएँ हैं और इनका आज हम अर्थ सरलार्थ करेंगे। तो इस कविता को कवि अरुण कमल जी ने लिखा है और जो प्रस्तुत पाठ की जो पहली कविता है नए इलाके में, वे कवि ने एक ऐसे दुनिया में प्रवेश करने का आमंत्रण का उल्लेख किया है जो एक दिन में पुरानी पड़ जाती है। कहने का मतलब यही है कि एक कवि इस बात का ज्ञान देना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, अर्थात कोई भी वस्तु या जीव हमेशा के लिए नहीं होता, मतलब अब पुराना हो ही जाता है। तो आज हम जो अपनी कविता का सरलार्थ कर रहे हैं, जो हमारी पहली कविता है वो है नए इलाके में। तो ये इस प्रकार है, इसका जो पहला काव्यांश है वो इस प्रकार है। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो बच्चों, इसके जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, यानी कठिन शब्द। इलाका का मतलब होता है क्षेत्र और अक्सर का मतलब होता है प्राय, यानी हमेशा। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि शहर में नए मोहल्ले रोज़ ही बसते हैं। मोहल्ले का मतलब होता है अपने आसपास का जो इलाका होता है जहाँ हम रहते हैं। उनका कहने का मतलब है कि नए मोहल्ले रोज़ ही बसते हैं, ऐसी जगहों पर रोज़ नए नए मकान बनते हैं। बच्चों, आप सब देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी कॉलोनियाँ कट रही है और जहाँ रोज़ नित्य नए नए मकान बन रहे हैं। रोज़ नए नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाकों में रास्ता भूल सकता है। कवि को भी यही परेशानी होती है, वह भी इन मकानों के बीच अपना रास्ता हमेशा भूल जाता है। बच्चों, हमें पता है कि हम जब नई नई गलियों में जाते हैं ना, तो हम कभी इस गली में कभी उस गली में खोजते रहते हैं। हमें मतलब एक से सारे घर एक से दिखते हैं, सब घरों का डिज़ाइन एक सा होता है, तो मालूम नहीं पड़ता कि नए नए घरों के बीच हमारा जो जहाँ हमको जाना है वो घर कहाँ है, हम गलियाँ भूल जाते हैं। तो हमारा जो अगला काव्यांश है वो इस प्रकार है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। कितनी अच्छी लाइनें हैं बच्चों। मतलब ये जो हमारे जो कवि हैं वो हमारे खाली रास्ता भूलने का मतलब एक अलग अंदाज में हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो वो इस प्रकार है। पहले हम इसके कठिन शब्द कर लेते हैं। ताकता का मतलब है देखना, मतलब एक टक नहीं हारना। ढहा का मतलब होता है गिरा हुआ, यानी नष्ट होना, ध्वस्त होना। फाटक यानी दरवाज़ा। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जो पुराने निशान हैं वे धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं, लेकिन कुछ निशान रह भी जाते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कवि पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु वह भी उसे अब नहीं दिखाई पड़ता। कवि कहता है कि पहले तो उस घर का रास्ता ढूंढने के लिए जमीन के खाली टुकड़े के पास से बाएं मुड़ना पड़ता था और उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले एक मंजिले मकान में जाना होता था। बच्चों, कहने का तात्पर्य यही है कि कवि को वे बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे घर बनने के बाद हम भी भूल जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, हम जब किसी के घर जाते थे ना, बता देते थे कि 2 गली सीधी जाना, फिर मुड़ जाना, फिर बाएं फिर दाएं, या उसकी निशानी बता देते थे कि घर ऐसा है, लोहे का है, बिना उसका है। लेकिन आजकल तो सब घर एक से ही बन जाते हैं, पेड़ है कट गए हैं। तो इस वजह से जो कवि है वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, वो ये बता रहे हैं। हमारा अगला जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। और मैं हर बार एक घर के पीछे चल देता हूँ, या 2 घर आगे ठक मकाता, या रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है, यह स्मृति का भरोसा नहीं। ठकमकाता का अर्थ है धीरे धीरे डगमगाते हुए। स्मृति का मतलब होता है याद रखना।
तो कवि इसमें कह रहे हैं कि अपने घर जाते हुए वह हर बार या तो अपने घर से एक घर पीछे ठहर जाते हैं या डगमगाते हुए अपने घर से 2 घर आगे चले जाते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ पर रोज़ ही कुछ नया बन रहा हो और कुछ मिटाया जा रहा हो, वहाँ पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आपको अपनी याददाश्त पे भरोसा नहीं कर सकते। ये एकदम सही बात है। हम अपनी याददाश्त में कितना ही कर लें, क्योंकि नित्य नए घर बन रहे हैं, तो हमें अपनी याददाश्त को कितना भी ताज़ा कर लें तो हम तो भूलेंगे ही, क्योंकि घर नए बन रहे हैं। अगला जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैसाख का गया भादों का लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो इसका जो हमारे जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है। बसंत का अर्थ है 6 ऋतुओं में से एक। बसंत अपने एक ऋतु आती है ना, और पतझड़ भी एक ऋतु है जिसमें पेड़ पत्ते झड़ते हैं। बैसाख यानी चैत के बाद आने वाला महीना, और भादो सावन के बाद आने वाला महीना, और आकाश का मतलब होता है गगन, नील गगन। तो बच्चों, इसमें कवि कहता है कि एक दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद मैं घर लौटा हूँ। ऐसा लगता है जैसे घर में बसंत ऋतु से मैं बाहर गया था और पतझड़ की ऋतु में लौट कर आया हूँ, जैसे वैसाख की ऋतु में मैं गया था और भादों में लौट के आया हूँ। वो कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजे को खटखटा कर पूछो कि क्या यही वो घर है जहाँ मुझे जाना है। कवि कहता है कि उसके पास अपना घर ढूंढने के लिए बहुत ही कम समय है, क्योंकि अब तो आसमान से बारिश भी आने वाली है और कवि को उम्मीद है कि कोई परिचित उसे देख लेगा और आवाज़ लगाकर उसे उसके घर ले जाएगा। बच्चों, ये जो हमारी जो पहली कविता थी वो यहाँ तक थी। अब जो हमारी इसकी आगे जो दूसरी कविता है वो उसका नाम है खुशबू रचते हाथ। ये भी अरुण कमल जी की लिखी हुई है, और जो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। इसका जो पहला काव्यांश है वो इस प्रकार है। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसके जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है। नालों यानी घरों और सड़कों के किनारे जो गंदे पानी के नाले होते हैं उसके बीच से बनाया गया रास्ता। कूड़ा करकट का मतलब होता है गंदा कचरा, रद्दी वगैरह जो भी। टोले का मतलब होता है छोटी बस्तियाँ, छोटे बस्त कह दो या छोटी बस्तियाँ, कुछ भी। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। इसमें कवि कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में अपने काम में लेते हैं, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद इसकी वजह होती है जो हमें इसका प्रयोग करने के लिए विवश करती है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि अगरबत्ती का जो कारखाना है वो अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के गंदे नालों के, जो गंदे नाले होते हैं उनके पास बनाए गए रास्तों के मतलब कूड़े करकट का ढेर होता है, वहाँ होता है। ऐसे स्थानों पे कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगरबत्ती में जो हम कहते हैं ना खुशबू होती है, खुशबू क्या जो जहाँ वो बनती है ना, वो क्या होता है, वो जो उसकी फैक्ट्री होती है ना, वो तंग गलियों, कूड़े कटकट वाले स्थानों, गंदी बस्तियों में, मतलब गंदे नाले होते हैं, वहाँ होती है। तो उसमें खुशबू का क्या मतलब, क्यों वहाँ ऑलरेडी इतनी बदबू फैली रहती है। हमारा जो अगला काव्यांश है वो इस तरह। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। जख्म का मतलब होता है बच्चों घाव, यानी चोट लग जाना। तो कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों में नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी
काम करते हैं, जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। हम देखते हैं ना कि कम उम्र के बच्चे इन फैक्ट्रियों में बहुत काम करते हैं, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे जिनके हाथ नाजुक से होते हैं। वो कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार थे। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके कोमल से हाथ होते हैं, उनको भी इस कारखाने के काम में लगा दिया जाता है। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण उठे हुए होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और ऐसी तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों, जो हमारा अगला है काव्यांश है, वो इस प्रकार है। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसके जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार है। मुल्क यानी देश, केवड़ा यानी एक छोटा वृक्ष जिसके फूल अपनी सुगंध के लिए माने जाते हैं। खस का मतलब होता है पोस्त, और रात रानी मतलब एक तरह का फूल होता है, सुगंधित फूल होता है। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती है। उस गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, यानी गंदे मतलब यहाँ गंदा बोल रहा है, एक्चुअल में गंदे नहीं होते हैं वो, गरीब लोग जो भी है केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। ये एक मतलब कैसी विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। मतलब कहने का मतलब यही है बच्चों कि जो अगरबत्ती जिसको हम खुशबू के लिए अपने घर में जलाते हैं, उन्हीं अगरबत्तियों का जो जहाँ बनती है वो मतलब गलियाँ जहाँ बनती है या जहाँ उसके कारीगर बनाते हैं, वो सब इस तरह के लोग होते हैं जो गंदे, मैले, कुचैले या जिनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है। वो सब उनको कठिनाइयों से जो जीवन यापन करने वाले लोग, जो सब लोग मिलके इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, जिनके जीवन में खुशबू कोसों दूर है और हम उस खुशबू से अपना घर महकाना चाहते हैं। कवि यही इसमें हमें भाव प्रकट कर रहे हैं कि उस खुशबू को हम तो अपना घर खुशबू करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने इनका निर्माण किया है उनके जीवन में खुशियाँ या जो खुशबू है वो कोसों दूर है। तो बच्चों, ये आज का जो हमारा जो काव्यांश जो कविता थी वो आपको कैसी लगी? आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी भी लगी, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। जो मैंने पिछली क्लासें ली है वो भी आप आराम से देखिए, सुनिए, और जो बात आपको समझ नहीं आ रही वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें मैं आपको जवाब दूँगी। आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।